जी पार्ट 3 स्टार्ट किया है जी हमने। आमिर भाई कह रहे थे मैंने पार्ट 2 का एंड सही से नहीं किया कि अच्छा जी एंड क्लोज कर दें, कहा था ना ब्रेक कर लेते हैं। हाँ कहा था आमिर भाई। अच्छा जी, अकाउंटिंग एस्टीमेट आर मॉनिटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। लाइफ कितनी होगी, रेजुअल वैल्यू कितनी होगी, अंदाजे होते हैं, ठीक है। डाउटफुल डेट्स कितने होंगे, अब ये अनसर्टेनिटी होती है इनकी मेजरमेंट के अंदर। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर हमें अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसी तरह से मेजर करना पड़ता है कि उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। एन अकाउंटिंग पॉलिसी में रिक्वायर आइटम्स इन फाइनेंस टू बी मेजर्ड इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। That is monetary amount that cannot be observed directly and must instead be estimated. The use of reasonable estimate is an essential part of preparation of financial statements and does not undermine their reliability. कहता है एस्टीमेट्स लगाना हमारी मजबूरी होती है। अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स लगाते हैं। आपने फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर हर सवाल में एक एडजस्टमेंट देखी थी, एस्टीमेट ऑफ करंट टैक्स, प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स, याद आ रहा है? अंदाज़ा होता है। मसला क्या है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज किया आज, आपने एक अंदाजे से पीबीटी निकाला हुआ था, फिर अब आप टैक्स पढ़ चुके हैं, आपने बिजनेस इनकम में देखा कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं और टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के एक टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकालते हैं। अब ये भाई अहमद, ये टैक्स एक्सपेंस की फिगर जो है ये आपका एक अंदाज़ा है, क्योंकि जब आप असेसमेंट की बारी आती है 2-3 महीने बाद जब टैक्स पे करने जाते हैं तो हो सकता है टैक्स वाले उसको कहें नहीं तुम ज़्यादा ले आए हो, कम कर लो, ऐसा तो वैसे कम ही होता है, और तुम कम रिकॉर्ड किया तुम ज़्यादा रिकॉर्ड करो टैक्स, ये करवा सकते हैं। तो अंडर ओवर प्रोविजन फिर बाद में अगले साल हम एंट्री करते हैं। अंदाजे की चेंज को फिर वापस प्रायर ईयर एरर करेक्शन नहीं कहते, हम कहते थे अंदाज़ा लगाया था टैक्स का, वो अगले साल बदल गया तो टैक्स की फिगर को अगले साल में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स लगा रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, जो कि इसके लिए ज़रूरी होता है, हम इसके बगैर चल नहीं सकते। और वो कह रहा है इस एस्टीमेट को लगाने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी में कोई कमी नहीं आ जाती, क्योंकि हम प्रोफेशनल जजमेंट अपनी यूज़ करते हैं और अच्छा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। ओके, प्रोफेशनल कोई ऐसे बंदा उठ के तो नहीं टैक्स की कैलकुलेशन करके एक्सपेंस डाल रहा होता, पढ़े लिखे लोग होते हैं आप जैसे जो एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं पढ़ लिख कर, तो अपनी तरफ से एक अच्छा सही एस्टीमेट लगाते हैं। उसमें कोई प्लस माइनस हो जाए तो कोई बात नहीं, वो बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे एस्टीमेट चेंज के साथ। लाइफ सोची थी 10 साल है, 2 साल बाद लगा नहीं 5 साल है, कोई नहीं, कर लो चेंज, एस्टीमेट चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि एमसीक्यूज में डाल देता है इस तरह से। नो डाउट मेरा इस दफ़ा लग रहा है मुझे इसमें कि सवाल इसमें से बनना है। इसकी ग्रिड असल में बदली है ना जो, तो उसने इनको बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया। कैश फ्लो, IS 8 और साथ क्या था, छोटा सा कुछ था, ये चेन इक्विटी हुई साथ, IS 8 ही होता है, मैं तो इसको ये कहता हूँ। तो ये दोनों मिक्स करके तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ग्रिड हो गई है और इसको मैंने बहुत टिका के इसको करवाया है। अब कैश फ्लो और IS 8 दोनों ही चूँकि पिछली दफ़ा आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैंने वो IS 8 वाला आपको करवा दिया, कैश फ्लो वाला भी करवा दिया है। अब ये दोनों एक ग्रिड में आ गए तो इनमें से अब एक आना है, मुसीबत ही है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, और दूसरा फिर शॉर्ट में आ जाएगा। तो चूंकि निस्बतन कैश फ्लो का ज़्यादा आसान होता है, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम ज़रा पेपर उसको लग रहा था आसान है, कमेंट्स में लिखा हुआ था ना उसने, ठीक है। तो शायद ऐसा थोड़ा सा IS 8 के सवाल की तरफ जाए जो ज़रा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। आपने खुद ही तो देखा है, आसान सवाल था, कल आपने किया, उसकी परसेंटेज देखी थी आपने, कितनी कम थी, पासिंग की दिखाई थी ना आपको मैंने। तो फिर इसलिए मेरी असेसमेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से दे के कैश फ्लो में से शॉर्ट दे सकता है। अदर वे राउंड भी चला जाए तो हमें कोई मसला नहीं है, हमने दोनों चीज़ें तैयार कर रखी हैं, ठीक है। बहरहाल ये पढ़ी होंगी तो भी बड़ा सवाल हो सकता है ना, जैसे आपने कल प्रायर ईयर एरर करेक्शन कहा था, उसको कैसे कह लिया था मैंने, आज क्लियर होगा, ठीक है, सही है। तो एस्टीमेट्स की, अंदाज़ों की मिसालें, एक्सपेंस बैड एंड डाउटफुल डेट का एक्सपेंस जो है ये क्या होता है, अंदाज़ा होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्योंकि लाइफ मेथड रेजुअल वैल्यू एस्टिमेटेड होते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी, अंदाज़ा है, जो चीज़ें बेची हैं उसमें से कुछ सही होने आ सकती हैं, IS 37 आप कैफ 6 में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, अंदाज़ा ही होता है। NRV ऑफ इन्वेंट्री, अंदाजे होते हैं ये, तो ये सारे अंदाजे हैं, ठीक है, इनकी मिसालें दी उसमें। अच्छा, ये ओनली फॉर MCQ है, नॉट फॉर बड़ा सवाल। बड़े सवाल के में अगर आपको ना समझ लग रही हो ना, मेरा मशवरा है
क्या कोई चीज़ चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है, अगर आपको ना समझ लग रही हो तो आप उसको पॉलिसी की तरह से कर लेना। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको ये एक मशवरा दिया है स्टैंडर्ड ने। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो किसी चीज़ में डिस्टिंग्विश करने में कि ये पॉलिसी चेंज है या एस्टीमेट चेंज है, तो क्या कर लो, एस्टीमेट चेंज कर लो। बट ये ओनली फॉर MCQs मैंने इस पर लिख दिया, ठीक है। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो तो क्या करते हैं जी, आपने करंट और फ्यूचर को छेड़ना होता है, पास्ट को नहीं, ठीक है। एन अकाउंटिंग एस्टीमेट मे नीड रिवीजन इफ चेंज अकर्स इन सर्कमस्टांसेस ऑन विच अकाउंटिंग एस्टीमेट वाज बेस्ड और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और मोर एक्सपीरियंस। कहता है इस एस्टीमेट के अंदर तब्दीली आ सकती है। बाय इट्स नेचर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड एंड इज नॉट करेक्शन ऑफ एन एरर। पिछले साल की करेक्शन नहीं करने लग जाते, ठीक है। अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर क्या होगा इसका, अकाउंटिंग क्या है, P&L के अंदर इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू P&L शैल बी रिकॉर्डेड प्रोस्पेक्टिवली इंक्लूडिंग प्रॉफिट और लॉस इन पीरियड ऑफ चेंज। अगर सिर्फ उसी साल को इफेक्ट करती है और फ्यूचर को भी अगर करेगी तो उसमें भी जाके कर लेंगे, यानी कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। बैलेंस शीट के अंदर भी वो कहता है कि आप क्या कर लो, टू द एक्सटेंट दैट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट गिव राइज टू चेंज इन एसेट लायबिलिटी और लेट्स टू आइटम ऑफ इक्विटी, it shall be recorded by adjusting the carrying amount of related asset liability in item सिर्फ period of change के अंदर। यानी कि P&L में भी सिर्फ फॉर द ईयर एस्टीमेट चेंज साल में लेते थे ना, जिस साल में आया, पिछले को तो नहीं छेड़ते थे जाके, ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना। और बैलेंस शीट में भी सिर्फ उसी साल के बैलेंस को सही करते थे, एसेट लायबिलिटी को हमने पिछले सालों को रीस्टेट नहीं करना होता। और डिस्क्लोजर आपने बनाया था, याद करो, मैं याद कराता हूं। डिस्क्लोजर तो जो टच होता है तो टच ही हो जाता है। ये मैं कर रहा था IS 38 का रिवीजन प्लान आपके लिए तैयार। IS 38 में यार कोई सवाल ही नहीं छोड़ा हमने, वैसे अल्लाह की शान है, ठीक है, बल्कि ऊपर कुछ कर गए थे। उस चैप्टर पे जाके मैं फिर ऐलान भी दोबारा करूंगा, अभी भी सुन लें। जो कंसोलिडेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं, बट वो नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे साथ डिस्कशन में बात ये चल रही है ICAP के साथ। तो हो सकता है आपके पर्चे से हफ्ता 10 दिन पहले वो जैसे वो भेज देते होते हैं, भेज देंगे कि जी ये इधर नहीं टेस्ट होना, ये कहीं और टेस्ट होना है, ठीक है, और जहाँ होना है वहाँ उनको वैसे पढ़ाया हुआ है, क्योंकि कंसोलिडेशन करते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले, तो आप उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर भी एहतियातन आप करा दिया, तो लेकिन रिवीजन प्लान में मैंने उसको कोई क्वेश्चन नहीं डालना कंसोलिडेशन वाला। बार IS 38 पे जाके दोबारा बात करते हैं, अब बात डी ट्रैक हो जाएगी, वापस आए इस पर। मैंने आपको ये नोट बनवाए थे, बड़े प्यारे प्यारे, खूबसूरत खूबसूरत, आसान आसान, चेक करो। ये है जी चेंज इन एस्टीमेट का नोट। क्या कर लो, करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे इसका इम्पैक्ट बताओ और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स पे इसका इम्पैक्ट बताओ। तरीका वारदात क्या था, अगर एस्टीमेट चेंज हुआ है तो करंट ईयर में उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या है वो लेकर फ्यूचर ईयर में उससे उलट हम कर देते थे। ये नॉर्मली एसिड के केस में होता है। इसके अलावा वाली चीज़ों में फ्यूचर में क्या होना है वो सिर्फ करंट में ही हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको कहा मिसाल के तौर पे पिछले साल आपका टैक्स एक्सपेंस आपने अंदाजे के मुताबिक एंट्री की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 15 रुपये से। जब टैक्स पे करने के तो उन्होंने कहा भाई 18 बनते हैं, तो आपने इस साल में फिर 3 रुपये से एक्सपेंस डेबिट कर देना है और पेएबल क्रेडिट ना पिछले साल को छेड़ना है ना बाद में कुछ होना है। ये एसेट ही है जो अगले सालों में भी घसीटता जाता है एस्टीमेट चेंज को आगे भी, तो इस वजह से इसका नोट सबसे मुश्किल था, वरना तो कोई डिस्क्लोजर है ही नहीं, वो P&L के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है एस्टीमेट चेंज। जहाँ पे पहले कम रिकॉर्ड हुआ था एक्सपेंस बढ़ा लो, जहाँ पे ज़्यादा हुआ था वहाँ पे कम कर लो। मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको रिवाइज कराया था, मैंने कहा था एक्सपेंस अगर बुक हुआ है अगले साल उससे बढ़ गया है तो उधर ही मजीद कर लो, कम हो गया तो वहीं पे रिवर्स कर लो एस्टीमेट चेंज, ठीक है। तो नॉर्मली बाकी एस्टीमेट्स जो हैं वो सिर्फ करंट ईयर को इम्पैक्ट डालते हैं, पास्ट को छेड़ना नहीं है, फ्यूचर तक जाते नहीं है। यही एक एसेट है, पास्ट को तो नहीं छेड़ना लेकिन फ्यूचर में भी ये जा रहा होता है ड्यू टू इट्स डेप्रीसिएशन, कई साल जो हमारे पास रहना होता है, तो इसलिए इसका नोट सबसे मुश्किल था, वो बनवा दिया था। इसके अलावा कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती, वो डिस्क्लोज खुद ही हो जाता है जब आप IS 12 में पढ़ेंगे जाके प्रायर ईयर का, आप नोट ऑफ करंट टैक्स के अंदर प्रायर ईयर की एक लाइन ऐड करके कहते हैं अंडर ओवर प्रोविजन ऐड या लेस, डिस्क्लोज हो गई, ठीक है। तो डिस्क्लोजर में क्या कहता है जी, एन एंट्री शैल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट हैज एन इफेक्ट इन करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड्स एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ फ्यूचर पीरियड व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू एस्टीमेट द इफेक्ट। फ्यूचर में नहीं जा सको तो सिर्फ करंट का बता दो। If the amount of effect is in future period is not disclosed because
एस्टिमेटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल एंटिटी शेल डिस्क्लोज। अगर कहीं पे भी इम्प्रैक्टिबिलिटी आ जाती है ना आपकी, आप भी नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं जा सकते? वो जी आग लगी थी, सारा डाटा ही जल गया था, यहाँ पे किसी ने कहा था मुझे, तो वापस नहीं जा सक रहे। वो तो था ना रिट्रोस्पेक्टिव में, ये प्रोस्पेक्टिव में फ्यूचर का अगर एस्टिमेट किसी वजह से नहीं लगा पा रहे हो, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो बता दो, ठीक है, यूजर को। नॉन करंट एसेट वाज परचेज्ड व्हेन एज यूजफुल लाइफ वाज 10, रेजिडुअल वैल्यू वाज नील, डेप्सिट हो रहा था, और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बीच में पता नहीं क्या आ गया, ये काट दें जी, ये बीच में कोई प्रिंटिंग एरर आया होगा। अच्छा, अ रिव्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स हुआ है और पता लगा है कि यूजफुल लाइफ अब क्या हो गई है 6। अब मैं नहीं करा रहा ये, ठीक है, आप कर लेना इसको, कोई मसला हो तो जूम मीटिंग में पूछ लेना। ऐसे सवाल कई किए थे हमने, एस्टीमेट चेंज का सवाल है सिंपल, ये इंपॉर्टेंट। वेदर फॉलोइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट और प्रायरी, क्या 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 है जी, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। एन एंटिटी चेंज इज अकाउंटिंग फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल, व्हाट इज दिस? पॉलिसी चेंज है, तो फिर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, क्यों? अच्छा, होना रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए, लेकिन यहां पे मैंने आपको कहा था ये एक एक्सेप्शन है। हाँ है, तो ये चेंज इन पॉलिसी पे मैंने उस दिन कहा भी था आपको कि यार जितनी हमने वो 20-22 लेक्चर में रीवैल्यूएशन पढ़ी थी, इसका मतलब वो सारी गलत पढ़ी थी, कि जब रीवैल्यूएशन होती थी सिर्फ उस साल को छेड़ते थे और ऑनवर्ड्स उसको लेके चलते थे, पास को तो कभी नहीं छेड़ा था। तो फिर वहां पे हमने ये डिसाइड किया था कि IAS 8 कहता है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड एज पर IAS 16, जो हमने पहले सीखा हुआ था। बट ये है क्या चीज? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज रिवाइज्ड डाउनवर्ड फॉलोइंग इंपेयरमेंट, चेंज इन एस्टीमेट, लाइफ का अंदाजा बदल गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड फॉर फर्नीचर वाज चेंज, एस्टीमेट। कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर वैल्यूएशन वाज 542 एफको, पॉलिसी चेंज। पता लगा कि पिछले साल की इन्वेंट्री शीट अंडर कास्टेड, प्रायर ईयर एरर। डिस्कवर हुआ कि एक्चुअल NRV जो है वो मच लोअर देन एक्सपेक्टेड है, एरर है। पता लगा है कि एक्चुअल NRV जो है वो मच लोअर है देन एक्सपेक्टेड। असल में ना ईयर एंड पे हम एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट करके एक्सपेक्टेड NRV निकालते हैं और राइट डाउन कर लेते हैं इन्वेंट्री को। ईयर एंड के बाद जाकर पता लगा कि जी ये तो असल में कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई थी, तो कोई बात नहीं, ये तो एस्टीमेट ही था। NRV लॉस भी हमने एक एस्टीमेट के बुनियाद पर ही रिकॉर्ड किया होता है, अगले साल वो एक्चुअल खुद ब खुद हो जाएगा रिकॉर्ड, कमी बेशी P&L के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट टू नॉन करंट ऑफ, कहता जी प्रेजेंटेशन को हमने करंट नॉन करंट वाले से चेंज करके ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में रख दिया है, पॉलिसी चेंज है। क्योंकि देखो ना 2023 में अगर आपने इस तरह से रखा हुआ है एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स, PPE, लटरम पटरम, करंट एसेट्स, स्टॉक और लटरम पटरम, अब ये ऐसे आ रहा है, तो आप क्या 2024 में ऐसे लिख सकते हैं, आप यहां से कैश शुरू कर दें, फिर ऐसे डेटर्स, फिर ऐसे जो है वो इन्वेंट्री, फिर ऐसे इंटेंजिबल, फिर PPE। तो ये किससे कंपेयर कर रहे होगे आप? PPE से कैश को। तो इसका मतलब आपको 2023 को क्या करना पड़ेगा? रीस्टेट। प्रेजेंटेशन की वजह से पॉलिसी चेंज, ये पॉलिसी चेंज तो नहीं, ये प्रेजेंटेशन चेंज हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट वही है रिट्रोस्पेक्टिवली। भाई कंपैरेटिव के साथ कंपेरेबल नहीं रहना, तो जैसे इधर आपने ऑर्डर चेंज किया, आपको मजबूरी है, उधर भी इसको ऑर्डर चेंज करना ही पड़ेगा, प्रेजेंटेशन की वजह से चेंज है। ये भी क्या है? चेंज इन पॉलिसी, ठीक है। जरा चेक कर लो, आंसर यही है जो मैंने बोले, मैंने लिखा नहीं, माजरत, पहला सही है, यही बोले थे, सही है, साथ साथ लिख लेते ना फिर चेक हो जाता। चलें जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, डेफिनेशन अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस पॉलिसी क्या है जी? बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स जो कि यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ मिसालें होंगी। अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड, यानी कि असल में ना अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो मैं आपको बताऊं,
तीन चीज़ों से रिलेट करती हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ज़रा ध्यान से। बड़े सवाल को भी करने के लिए थ्योरी की ज़रूरत होती है, और थ्योरी भी आ सकती है, शॉर्ट भी तो आ सकता है। मैं पर्चा तो नहीं ना बनाया, अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ। तो कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इसका शॉर्ट में चला जाए, इसके एमसीक्यूज भी आ जाएं, इट मे हैपन। ठीक है, तो बेसिकली तो ये तकरीबन 20-25 नंबर की ग्रिड है, ये 20 से 25 नंबर की। तो अब तो सीधा सीधा एक बड़ा एक छोटा सवाल बनना है, तो इसमें से तो कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। और ये मुफ्ता है, मुफ्ता जो लग रहा है आपका इंशाल्लाह, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों ही आने हैं, कैश फ्लो का सवाल भी आना चाहिए, जाहिर सी बात है। आपको ग्रिड दिखाई हुई है, मैंने कई बार दिखाई हुई है, कई बार। एक बार फिर चेक करो, ये 3 टॉपिक्स हैं। लोअर साइड पे भी रहे तो 20 नंबर, मैं एवरेज बोलता हूँ 25 नंबर का पर्चा इसमें से आना है। तो भाई वो अगर 15-16 नंबर का सवाल यहाँ से बना ले तो 8-10 नंबर इधर से आ जाएंगे, और अगर 15-16 का सवाल यहाँ से बना ले तो 8-10 इधर से आ जाएंगे। लेकिन कितना ज़बरदस्त ग्रिड है कि ग्रिप भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर सर्विस जैसी है, और इतनी सी ग्रिड ने आपको आधे नंबर पासिंग के दे जाने इंशाल्लाह। 25 नंबर का सवाल आएगा, मुझे उम्मीद है 20 तो आप इसमें से ले ही लेंगे, तैयारी आपकी अच्छी है। तो फिर बाकी क्या बच गया, 30 नंबर, और उधर से कितने पड़े होंगे, 75 नंबर में से आपने सिर्फ फिर आधे से भी कम लेने होंगे। लेकिन ये नहीं कि आधे से कम ही लेना, अच्छे नंबर ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर हमने ग्रेड की ज़ियारत की। अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे बच्चों रिकग्निशन से रिलेटेड हो सकती है। रिकग्निशन, मैं आसिफ इंजीनियरिंग की एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। AEL हमारा सवाल था, आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें क्या था जी, जिसमें क्या था, आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे थे अपने कंज्यूमेबल को, स्टोर आइटम्स को, सबको, ठीक है जी। तो ये पॉलिसी थी आपकी। अगर आपने इसमें से कुछ कहा आप कैपिटलाइज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, चेंज इन पॉलिसी। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रेजेंटेशन के हिसाब से हो सकती है। प्रेजेंटेशन, आपने मसलन प्रेजेंटेशन, कई एग्जांपल्स हैं इसकी। मसलन आप कमीशन इनकम को अदर इनकम में रखते हो, आपकी पॉलिसी है। आप ग्रांट इनकम को सेपरेटली अदर इनकम में रखते हो, पॉलिसी है। आप डेप्रीसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में शो करते हो, पॉलिसी है। मिसाल के तौर पे आपकी पॉलिसी है कोई। अब ये पॉलिसीज हैं आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। मसलन तो कल को इनमें से कुछ चेंज किया, अदर इनकम की बजाय आपने कहा कमीशन अब मेरा मेन इनकम होगी, रेवेन्यू में ले जाओ, प्रेजेंटेशन बदल गई। ये अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको थोड़ी देर पहले, कि आपने लिक्विडिटी, क्योंकि आप IS 1 पढ़ लिया ना, लिक्विडिटी ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले नॉन करंट और करंट, आप क्या कर रहे हो, लिक्विडिटी से, लिक्विड से कैश, बैंक, इस तरह से चल के आ रहे हो और एंड पे जा रहे हो। तो ये भी क्या है, प्रेजेंटेशन। पॉलिसी थी आपकी कि आप करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट में बाइफरकेट करके दिखाते थे, पॉलिसी बदल गई तो वो फिर चेंज इन पॉलिसी बन जाएगा। पहले पॉलिसी है ये तो पता लगे ना। तीसरी चीज जो अकाउंटिंग पॉलिसी बन सकती है वो है मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस, मसलन बताओ जी, मसलन ये तो आपका बहुत मशहूर है, ठीक है। आप अपनी इन्वेंट्री के लिए FIFO यूज़ करते हो, आप अपने IS 16 के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हो। यहाँ ऑप्शंस है ना, ठीक है। IS 41 में तो ऑप्शन नहीं होता, फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल ही रखना है ना, ठीक है। अब ये जो आप यूज करके चल रहे हो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो कुछ भी कर सकते हो। IS 2 ने कहा FIFO लगाओ या FCO, भाई को जगाना। IS 2 ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है इस वक्त में, यकीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। IS 2 ने कहा FIFO लगा लो या FCO, आपने सेलेक्ट कर लिया FIFO, आपके पास ऑप्शन था। लेकिन वंस सेलेक्टेड यू हैव टू अप्लाई इट कंसिस्टेंटली, क्योंकि अब तो फ्रेमवर्क भी पढ़ चुके ना। कंसिस्टेंसी से कंपेरेबिलिटी अचीव होती है, और कंपेरेबिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अप्लाई करो। फेयर वैल्यू मॉडल सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई करो कंसिस्टेंटली। अगर कभी आपने चेंज किया तो ये चेंज क्या होगा, कॉस्ट मॉडल
तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा जिसको आपने क्या करना होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है। तो ये मैं जरा इस तरह से कर लेता हूं, इन पीपी और कॉस्ट मॉडल इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहां तक कोई मसला? तो आपने क्या करना है जी, कोई भी पॉलिसी है आपकी, आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। जो भी सेलेक्टेड पॉलिसी होगी, ये पहले आपको उसूल बता रहा हूं, जो भी सेलेक्टेड पॉलिसी होगी उसको अप्लाई करना है आपने कंसिस्टेंटली। सेलेक्टेड पॉलिसी इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ठीक है जी। कंसिस्टेंट पता नहीं स्पेलिंग क्या बनते हैं, कंसिस्टेंटली। जो भी पॉलिसी सेलेक्ट करो उसको अप्लाई करो, और इसमें चेंज सिर्फ 2 सूरतों में पॉसिबल है। बताया था आपको, ज़बानी बताया हुआ है, चेंज सिर्फ 2 सूरतों में पॉसिबल है। ये वहां भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर मैं IAS 8 ओपन करूं ना, ये मैंने बातें की हुई थी। चेंज सिर्फ 2 सूरतों में पॉसिबल है। नंबर 1, स्टैंडर्ड बदल जाए, और नंबर 2, वॉलंटरली। कितने लब जा मैनू, ठीक है। बहरहाल IAS 8 में तो लिखा ही हुआ है, ये देखो, ये सारी डिस्कशन मैंने की हुई थी, ठीक है। तो 5F को सेलेक्ट कर लिया, F को अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब अप्लाई करो। कॉस्ट फेयर वैल्यू, ठीक है। 23 बोरिंग कॉस्ट सेलेक्ट कर ली, कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, ठीक है। चेंज करना है तो 2 सूरतों में हो सकता है, स्टैंडर्ड बदल जाए या आप रिलाय। अब अगर आप वॉलंटरी चेंज करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि ये इस वजह से कर रहे हैं कि ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और स्टैंडर्ड बदला है तो फिर तो मजबूरी है। अब स्टैंडर्ड बदलेगा तो वो बताएगा रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। चुप हो तो रिट्रोस्पेक्टिव, लेकिन वॉलंटरी के अंदर लाजमी है रिट्रोस्पेक्टिव। याद आया कुछ? अब इसमें मैंने एक और बात भी शायद की थी, ये समझ आ गया सारा? पॉलिसी किसे कहते हैं, और फिर अगर चेंज हो तो 2 सूरतों में हो सकता है, या स्टैंडर्ड बदल जाए या आप वॉलंटरली इसको चेंज करें। अब मिसाल के तौर पे IAS 2 में आप FIFO से EFCO पे भी जा सकते हैं, और EFCO से FIFO पे भी जा सकते हैं। सवाल पे डिपेंड करता है, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा, ऐसे ही मसलन IAS 40 है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे भी जा सकते हैं, और फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे भी नहीं जा सकते। ये मैंने आपको बताया था, आप भूल गए, ठीक है। यही याद करा रहा हूं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है IAS 40 तो बदला नहीं, तो वॉलंटरी चेंज का तो असूल क्या है, सिर्फ तब कर सकते हो अगर ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन यूज़र को मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू से ज़्यादा कॉस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए ये कभी भी आपको नज़र नहीं आया सवालों में भी, प्रैक्टिकली भी, ठीक है। इसी तरह से तीसरा मिसाल इसकी IAS 16 की रख लेते हैं। IAS 16 का कॉस्ट मॉडल है ऑप्शन, और दूसरा कौन सा है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल। आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ सकते हैं, ये चेंज इन पॉलिसी ही होगा, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी अप्लाई होता है IAS 16 के मुताबिक, वो हमने जैसे सीखा हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन इधर से वापसी कोई ना है, तो फायदा कोई नहीं ना। या तो IAS 16 ही बदल जाए, या तो IAS 16 में चेंज आ जाए, ओके रिलेशन मॉडल खत्म कर दिया हमने आज के बाद, फिर तो ठीक है, मजबूरी है, फिर रह ही कॉस्ट गया। वरना वॉलंटरली चेंज तो फिर सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि आपका रेलेवेंट, रिलायबल ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है उससे, ठीक है, ओके। यहां पर भी अब आपने इसको रीड ऑनली करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जरा और डिफरेंट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, उसने कहा जी कैपिटलाइज करते हैं बोरिंग कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ एसेट रादर देन चार्जिंग एज एन एक्सपेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपने बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल वाली को क्या करना है, कैपिटलाइज, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो ये गलती है, ठीक है। मेजरमेंट बेसिस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लो, FIFO या EFCO यूज कर लो इन्वेंट्रीज के लिए। प्रेजेंटेशन, डेफर्ड ग्रांट को सेपरेटली शो करो या एसेट में से नेट कर दो। कमीशन को रेवेन्यू बनाओ या अदर इनकम में रखो। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करें जी,
किसी पॉलिसी की सिलेक्शन कैसे करें। अब ये एक ऑर्डर है, कहता है जी सबसे पहली चीज़ ये देखो, जो चीज़ आपके सामने आई है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक IFRS है। आपने कहा हाँ हाँ इन्वेंट्री के से रिलेटेड स्पेसिफिक IFRS है IS2, PP से रिलेटेड IS16 है, इंटेंजिबल से रिलेटेड IS38 है, बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड IS41 है। तो अगर तो किसी आइटम से रिलेटेड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद है तो उसको देखो और फिर सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर ऐसा आइटम आपके सामने आ गया है जिसके लिए कोई IFRS ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैनेजमेंट अपनी जजमेंट यूज़ करेगी। फिर मैनेजमेंट क्या यूज़ करेगी जी? अपनी जजमेंट। अब अकाउंटेंट्स के ऊपर गेम आ गई। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने वाली जिसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना अभी तक, तो पहले भी स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बनाए हैं ना, ठीक है, अब नया बना लेना आप लोग मिलजुल के। ISB सारी कहानी बताई है ना, वो जब नीड बेसिस के ऊपर चीज़ें सामने आती हैं तो नए स्टैंडर्ड तो बनते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या करो, आप अकाउंटेंट हो, आप जजमेंट यूज करो अपनी, और इसके लिए फ्रेमवर्क में जो पढ़ाया गया है ना उस पर परखो उस चीज को कि ये चीज जो नजर आ रही है ये एसेट की तरह से लग रही है, लायबिलिटी की तरह से लग रही है, इसके साथ ये ट्रीटमेंट हो वो ट्रीटमेंट हो, अपनी जजमेंट यूज करो, ठीक है। अपनी जजमेंट यूज करते हुए क्या ऑर्डर रखना है? मैनेजमेंट शैल यूज अ जजमेंट इन डेवलपिंग अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन बीइंग रेलेवेंट रिलायबल एंड बस। तो बस जजमेंट यूज करो, अगली बात को छोड़ो। अब जब जजमेंट करनी है तो उसमें ऑर्डर क्या हो? इन मेकिंग सच जजमेंट मैनेजमेंट शुड कंसिडर फॉलोइंग सोर्सेस। ज्यादा टार्जन नहीं बनना। आप कोई और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी देख लो, हो सकता है उसके पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड हो, वो बॉडी ने स्टैंडर्ड बनाया तो वो सही है ना। जैसे आप IFRS यूज कर रहे हैं, US वाले अपने अकाउंट्स ये स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, US गैप्स कहते हैं उनको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हो सकता है आपके पास जो आइटम है उसमें कोई उससे रिलेटेड IFRS नहीं है लेकिन US गैप्स के अंदर मौजूद है, तो वो यूज कर लो। तो क्या कर लो? IFRS डीलिंग विद, अच्छा पहले तो क्या करो, अपने ही IFRS में देखो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अज्यूम करो IS38 अभी नहीं आया और आपके पास इंटेंजिबल आ गया, तो जजमेंट तो यूज करनी है। पहले क्या करना है? लग रहा है एसेट है, अब एसेट है तो उससे मिलता जुलता IS16 मौजूद है, उसको यूज कर लो। यानी वो ये कह रहे हैं स्पेसिफिकली अगर उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई चीज, उस आइटम से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या करो? IFRS डीलिंग विद सिमिलर या रिलेटेड इश्यूज को देख लो। ये नहीं है तो फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ, या फिर रीसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, अदर अकाउंटिंग लिटरेचर, एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस की तरफ भी जा सकते हो, टू द एक्सटेंट जो कि आपके इन सोर्सेज से यानी कि फ्रेमवर्क वगैरह से कंफ्लिक्ट ना कर जाए, ठीक है। बात समझ आई है? तो पहली चीज पॉलिसी सिलेक्ट करते हुए क्या करना है? देखो स्टैंडर्ड कोई है उसका, अगर नहीं है तो जजमेंट यूज करो। जजमेंट में ऑर्डर क्या हो? रिलेटेड IFRS देख लो, नहीं तो आप फ्रेमवर्क देख लो, ठीक है, नहीं तो फिर किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का कोई स्टैंडर्ड देख लो या इंडस्ट्री प्रैक्टिस को उठा लो। लेकिन ये तब करना जब कन्फ्लिक्ट ना आए फ्रेमवर्क वगैरह से इसका, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को जब आपने सेलेक्ट कर लेना है तो उसको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय IFRS। क्या IS16 के बारे में कहता है? allows to use cost model or revaluation model for measurement after recognition. This is an example where IFRS permits categorization of item. However, either the measurement model must be applied to entire class consistently, ठीक है, either of the measurement model must be applied to पूरी क्लास। हम क्लास बाय क्लास ही तो करते थे, पूरे PPE को हम कर लेते थे रीवैल्यू, ठीक है ना, मतलब पूरे लैंड को करना, एक लैंड को नहीं करना फिर सारे लैंड को कर लेना, एक बिल्डिंग नहीं करनी फिर सारी बिल्डिंग को करना है, पर क्लास बाय क्लास। Consistency also implies that same accounting policy be applied in different accounting periods unless change is required or permitted. For example, if entity applies weighted average, वही वाली बातें लिखी हुई हैं, बस एक बार नज़र मार लेना इन। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकती है कंपनी? इफ रिक्वायर्ड बाय IFRS, सारा पढ़ाया हुआ है। मसलन रिवाइज IS23 अब कहता है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, लाइफ अब नहीं रहा, तो ये क्या है? अगर चेंज आई तो जब आई थी तो ये मैंडेटरी चेंज था। अब इसको कैसे करना है जी? वैसे तो जनरल रूल क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? वो कहता है जनरल रूल क्या है, पहली बात तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस को देख लो स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, दोनों कर सकता है वो, लेकिन अगर ना हो तो जनरल रूल क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड ने तो नहीं रिक्वायर किया लेकिन आपको लगता है ज़्यादा रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव इज रिक्वायर्ड। अब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है, ठीक है,
ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके लिए वो कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन। ठीक है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो फिर क्या करो, स्पेसिफिक या क्यूमुलेटिव चेंज, तो फिर क्या करो, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हैज़ 3 स्टेप्स। अप्लाई न्यू पॉलिसी इन करंट पीरियड, अप्लाई न्यू पॉलिसी इन कंपैरेटिव पीरियड, एंड फॉर पीरियड बिफोर कंपैरेटिव एडजस्ट कर लो ओपनिंग को, जैसे सिखाया था। लेकिन अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो जहां तक जा सको जाओ, और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का बताना जरूर, ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो ज़बानी कलामी सारी बातें की हुई थी, यहाँ लिखी हुई थी। मैं अगर आपको आप स्टैंडर्ड बनाया सी, स्टैंडर्ड ही पढ़ाता हूँ आपको, मुझे पता है, आप पता ही है कि मेरी आदत है सर, आप पहले स्टैंडर्ड पढ़ा देता हूँ सवालों में, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, इम्प्रैक्टिबिलिटी इन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल। भाई के वो रिकॉर्ड जल गए थे। इन दिस केस अ कंपनी मस्ट अप्लाई इट फ्रॉम, जहां तक जा सके वहां तक जाओ। वो करंट पीरियड भी हो सकता है सर, वो कैसे सिर्फ इसी साल की रिकॉर्ड है, तो भाई इसी साल में कर दो, क्या हो सकता है, ठीक है। पर बन जाएगा ना, पर था तो नहीं ना, बन क्यों गया, इम्प्रैक्टिकेबल है, कहां सवाल आया, इम्प्रैक्टिकेबल है, वो बताएंगे, डिस्क्लोजर देंगे जी इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, ठीक है। जा नहीं ना सकते, अब क्या करें, होता डेटा तो जाते, ठीक है। मुक गया मुक गया मुक गया कंबा मुक गया मुक गया। अब सवाल करते हैं, इनिशियल एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट जिंदगी में पहली बार आपने रिसीव की है, और आप उसको कहते हो जी मसलन मैं उसको अलग रखूंगा, एसेट को अलग रखूंगा, तो ये पॉलिसी है ना। अब आप कहो जी पहले कोई गवर्नमेंट ग्रांट थी ही नहीं, अब आ गई है, तो ये तो चेंज इन पॉलिसी है। भाई ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है। तो ये बड़ा फर्क है, ध्यान से देखना। तो इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इट, ये दूसरी बात है, चलो ये भी करनी थी, वो अगली भी करनी है, ठीक है। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ IAS 16 या IAS 38 के अंदर क्या जी, कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाना। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल अंडर 16 या 38 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इट शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 और 38 एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, ठीक है ना। इट मीन्स नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था बात। अब ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये मैं पहले बता गया हूँ असल में। एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी और इवेंट दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द, मतलब वो कहता है आप पहले प्लांट खरीदते थे, अब आप लीज पर लेना शुरू कर दें, वो कहे चेंज इन पॉलिसी हो गया। उसने कहा ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये बिजनेस पॉलिसी का चेंज जरूर हो सकता है। आप पहले प्लांट खरीदते थे खुद अपने पैसों से, जब नया लगाना होता था, अब आप क्या करते हैं जी, भाई को तो जगा दो, अब आप क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट बात चल पड़ी, इधर जाग दो, ठीक है। प्लांट पहले खरीदा करते थे, अब क्या कर लेंगे, ठीक है। तो स्विचिंग फ्रॉम परचेजिंग प्लांट, स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, इट इज अ बिजनेस पॉलिसी। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी दैट डिड नॉट अकर, शुक्र है आ भी गया, मैं पता नहीं कितनी देर तक पढ़ा गया मैं, ठीक है, ये भी आ गया। पहली बार कोई एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी है, मतलब कंपनी ने पहली बार लोन लिया है क्वालिफाइंग एसिड के लिए, तो फिर पहली बार इंटरेस्ट ऐड होना है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी है। अब कल वाले सवाल के अंदर उन्होंने लोन पहले से लिया हुआ था और उन्होंने पिछले साल में उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, हालांकि स्टैंडर्ड तो पुराना 2001-2 में बदला हुआ, आपको तो पता ही नहीं कि बदला हुआ, आपको तो स्टैंडर्ड इतना पढ़ाया गया वो यही है कि बोरिंग कॉस्ट ने आपने क्वालिफाइंग एसिड वाली बोरिंग कॉस्ट तो एलिजिबल वाली को कैपिटलाइज करना है, मैं इतना ही पता है आपको, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होगी अगर पहली बार आए तो। एंटी हैज़ रिसीव फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट इन अप्लाइंग डेफर्ड मेथड, ठीक है जी। डिस्क्लोजर आपने जो बनाया था, जो नोट है आपका, ये वही है, ठीक है। इसके अंदर बस इस तरह से बातें लिख दी हैं कि जिस स्टैंडर्ड में चेंज आया वो नाम बता दो, नेचर बता दो, ये जो मैंने इंग्लिश लिखवाई थी आपको, ठीक है। फिर चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्रांजिशनल प्रोविजंस है तो वो बता दो। उसके बाद करंट और प्रीवियस पीरियड्स के बारे में बताओ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईच लाइन आइटम का, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए EPS को छोड़ो, ठीक है। क्या कह रहा है जी, करंट और प्रीवियस पीरियड्स के बारे में बताओ, क्या जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम अफेक्टेड, ठीक है, और EPS को छोड़ दो फिलहाल, IAS 33 आगे चला गया। और एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीरियड्स बिफोर दोज प्रेजेंटेड, ओपनिंग वो भी कर देते थे प्रायर ईयर की एक लाइन डाल के, चेन इक्विटी में याद करो। और if retrospective is impracticable, circumstances that led to that condition and description of how and from
व्हेन द चेंज इज अप्लाइड, वो बताओ, यानी ये इम्प्रैक्टिकल हो जाए तो उसके बारे में बताओ क्यों हुआ और हमने कब से इसको अप्लाई किया हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड नीड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स, मतलब जो आपने चेंज पॉलिसी का नोट इस बार डाला है अगली बार फिर वो डालते नहीं रहना, बस ठीक। तो वॉलंटरी चेंज के अंदर जाहिर है स्टैंडर्ड की वजह से चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला खाली है, बाकी ये मिलते जुलते ही हैं। एडिशनल चीज़ क्यों रिलायबल दे रहा है बताओ, बस वो बता देते होते हैं अंकित जी रिलायबल इसलिए दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर जो हमने बनाया हुआ था, इसको यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बनाना आता है। ये भी हो सकता है इस बार वो चेन इक्विटी बनवा दे और साथ छोटा सा नोट बनवा सकता है, ठीक है। प्रायर पीरियड एरर्स किसे कहते हैं जी, ओमिशन, मिस स्टेटमेंट, ठीक है, इन वन और मोर प्रायर पीरियड अराइजिंग फ्रॉम फेलियर टू यूज और मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो कि अवेलेबल थी या रीजनेबली एक्सपेक्टेड था कि उसको हम ऑब्टेन कर लेते। सादा बात, ये एरर किसे कहते हैं कि आपने ओमिट कर दिए कोई चीज़, मिस स्टेट कर दिए, क्यों, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ किया। वो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी आपने देखना नहीं पसंद की, या नहीं थी अवेलेबल और आप रीजनेबल एफर्ट करके अवेलेबल कर सकते थे, तो ये एरर है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल, और अगर मटीरियल एरर होता है तो उसको रीस्टेट करते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन इज मटीरियल, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपने फ्रेमवर्क के अंदर इसको पढ़ा। एग्जाम्पल्स इसकी बेतहाशा है, खुद ही पढ़ लेना, इसकी कोई एंडलेस हो नहीं, ये मतलब कोई इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं, तो एंडलेस है, 1000 किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर भी क्या होती है जी, प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी, यानी इसको भी क्या करते हैं हम रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, रीस्टेट करते हैं। और अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल उसको कहता है रीस्टेट करो, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी भी उसी तरह से ही है, और इसका डिस्क्लोजर भी हमने बनाया हुआ है जो वही है, बस फ़र्क देखना ज़रा, फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड लिखता है यहाँ पे, सिर्फ करंट नहीं लिख रहा, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर करंट एंड प्रायर पीरियड। तो इसीलिए मैंने नोट के अंदर आपको कहा था पॉलिसी चेंज का नोट हो तो करंट ईयर को भी दिखाना है, और एरर के अंदर हो तो करंट ईयर को नहीं दिखाना, ये वजह थी, ठीक है। यहाँ डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ था, तो इनको पढ़ने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपने किया हुआ है। भाई ईपीएस जहाँ पे आ रहा है ना, वो उन्होंने एज इट इज़ छोड़ दिया, हालांकि ईपीएस यहाँ से निकाल के ले गए, वो अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, ठीक है। अहमद भाई ठीक है, जमशेद आप यहाँ खुल गई, चलो अब सवाल करते हैं ना, फिर अच्छा ज़रा जाग आए थोड़ी सी आपको, और उसके बाद फिर इसको ख़त्म करें ना यार। तो वीनस है, वीनस क्या नाम है इसका, वर्सैचे, वी तो है ना कोई, लो भैया जल्दी से ये सवाल करते हैं ताकि अब इसको ख़त्म करें, अब बस कहानी ख़त्म करें, बहुत हुआ। IS 8 वी हेट यू, अच्छा नहीं हेट मत करना। MCQs भी हैं जी, किसी ने किए वैसे खुद से MCQs, किसी ने किए हों, कोई बच्चे हों, मसले मसाइल इनमें होने तो नहीं चाहिए, हो नहीं सकते। वैसे मैं रिवीजन प्लान के अंदर MCQs डाल रहा हूँ, टाइम ज़ाया होगा MCQs करने से, लेकिन आपने वो वाले लाजमी करने हैं, कम अज़ कम डाल दिए। आई थिंक IS 8 तो मैंने कर दिया होगा, तो वो MCQs कर लेना, तसल्ली ना हो तो सारे कर लेना, वैसे सारे करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपकी तसल्ली के लिए लिखे हैं, वरना उनकी भी ज़रूरत नहीं है। टॉपिक तैयार है तो MCQs ही क्या मजाल है को तैयार ना हो, जो फिर भी लगता है मुझे कि होने चाहिए मैंने रिवीजन प्लान में डाले। मसला आ भी जाता है तो आपने आके जूम मीटिंग में पूछ लेना है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर मसला आएगा नहीं, आ जाए तो प्लीज़ कम, ठीक है। सवाल है, प्रिपेयर करो रिटेन्ड अर्निंग कॉलम सिर्फ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24 इन अकॉर्डेंस विद IFRS और शो कंपैरेटिव फिगर्स। सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग कॉलम बनाना है और कंपैरेटिव फिगर भी बता दो, अभी बता देते हैं जी। अच्छा, उसने रिटेन्ड अर्निंग कॉलम बना के भी दिया हुआ है 31 दिसंबर 22, जिसको हम 1 जनवरी 23 भी कह सकते हैं, फिर 23 का प्रॉफिट है, फिर फाइनल कैश डिविडेंड फॉर 23, ये तो गड़बड़ हो गई, फाइनल 23 का 23 में आ सकता है, गलती है, सही कर देंगे, हमें डिविडेंड तो मिल गया ना, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल तो था नहीं तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, ये ना रिवर्स वर्किंग कर दे रहो, वही कह रहा हूँ 24 में जाएगा, सही कर देंगे, पर डिविडेंड की अमाउंट तो यही है ना, ठीक है। फिर प्रॉफिट 24 का, फिर फाइनल ऑफ 24, तो ये आना नहीं है और ये इधर आ जाना है और ऊपर कुछ नहीं होना, ठीक है। एक तो ये गलती सही करनी है। उसके बाद
हमारा IS8 कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये तो चेंज इक्विटी था। हमारा IS8 वैसे इधर अप्लाई हो जाना है, इतनी सी बात से भी हो जाना है, क्योंकि पिछले साल डिविडेंड गलत रिकॉर्ड हो गया तो फिर पिछले साल का बैलेंस गलत हो गया, वो भी रीस्टेट होना है। लेकिन अभी और चीज़ें भी हैं, मसलन फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट। इट वॉज पता लगा दैट इन्वेंट्री आइटम कॉस्टिंग 28 मिलियन हैड बीन सोल्ड इन 23, ठीक है, ड्यूरिंग 23 वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 23। कहता है चीज़ें बिक गई थी लेकिन गलतली उनको इन्वेंट्री से निकाला नहीं गया, ठीक है, तो निकाल लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो आप इंपैक्ट ऑफ प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लेकिन इतना आसान काम है, मैं तो कहता हूं कि आप क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट कर लें। क्लोजिंग स्टॉक में 28 मिलियन रुपए की चीज़ों ने माइनस होना था, नहीं हुई, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, गलत। क्लोजिंग स्टॉक को सही करने के लिए क्या करोगे, कम। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट कम हो तो डेबिट या क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे डाल दो आंखें बंद करके, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, क्लोजिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किया है तो आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया, तो डेबिट मतलब बढ़ गई ना, एंट्री भी कर सकते हो, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पीरियोडिक है तो क्या हुआ, पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल, पीरियोडिक में ही बेटा ये काम ही होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना भी था वो आपने 28 से जब कम करना है तो यहाँ पे वो फिगर कम हो जानी है, तो जो फिगर ये निकली थी फिर उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से ये बढ़नी है, तो ये वही कर रहे हैं, मैं डबल एंट्री नहीं कर रहा, आप इंपैक्ट निकाल लें, बेशक आना तो वही है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है इट वाज हैड चेंज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, सुभान अल्लाह, द ओनली, ऐसे लग रहा है फखर वाला सवाल पड़ा है, द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज बिल्डिंग, कॉस्ट इतनी और 30% कॉस्ट एलोकेट हुई लैंड को, डेप्शन चार्ज होती रही है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस, अच्छा थोड़ा सा बस काम करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतनी 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 थी, तो जैसे मैं बोलता था ना ऐसा सवाल मैं बनाऊंगा, ऐसा सवाल बनाऊंगा, वही ऐसा बना, चलो अच्छा है। अब जी शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेना है इसके साथ, ये है जनाब स्प्रिंग 25 का सवाल, और ऑटम 25 का सवाल हम कल कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 590, वॉल्यूम 2 ही चल रहा है अभी तक जी। क्या नाम है जी, VL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा अब आपको पता लग गया है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, क्या बात चल रही भाई, भाई मैं हाइब्रिड में बिठा दूंगा तुम्हें अकेला, जमशेद तो ये हाइब्रिड वाले तंग कर रहे हैं, नींद आ रही है मेरे चांद, नींद आ रही है, छोटी पढ़ाई ना मैंने जरा इधर, हाँ हाँ नींद आ रही है, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठो, शर्म नहीं आती, खड़े हो जाओ फिर एक बार, फिर बैठो। और किस किस को नींद आ रही है, क्या, अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भाई पूरा लिखना, पता है अब आपको ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम, क्योंकि हमने सिर्फ कौन सा कॉलम बनाना है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अच्छा अब ज़रा एक बार देख लें, वैसे देखना क्या है, 2 लाइनें छोड़कर ओपनिंग लिखते हैं, आ गया तो ठीक, नहीं तो ओपनिंग खाली, जैसे पर्चे में, वैसे तो 2 दफ़ा सवाल पढ़ के करना है ना हमने, ठीक है। बहरहाल फिर भी नहीं समझ लगी तो चलो ओपनिंग, मैंने असल ध्यान नहीं दिया था। ओपनिंग बैलेंस आएगा यकम, अब 31 दिसंबर 2000, ये 31 दिसंबर 2024 है, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 24 की, 23 की, तो 23 का स्टार्ट, यकम जनवरी 2023, फिर क्लोजिंग बैलेंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, तरतीब अपनी ख़राब ना करें, जैसे करते थे वैसे ही करें, वो ज़रा एरर फ्री तरीका है, गलती नहीं लगती। तो ये डेट उठाकर इधर, ठीक है, सवाल करो, सवाल करो, जिनको नींद आ रही थी सवाल करो, जोर से, पहले ख़त्म करना है इसको जी। 31 दिसंबर 2023 डन जी। उसके बाद प्रॉफिट 2023
23 का इधर आ जाएगा और प्रॉफिट 2024 का यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिविडेंड है गलत वाला उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। फाइनल ऑफ 24 विल नॉट कम, ठीक है जी। और फाइनल ऑफ ये 180, फाइनल ऑफ 23 विल कम इन 24, ठीक है ना। डन। तो ये भी लिख लेते हैं फिर, फाइनल डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड है, फाइनल कैश डिविडेंड 2023, ठीक है। यहां पे हमने लिख लिया जी रिटेन्ड अर्निंग्स, पूरा लिखा होगा आपने तो, ठीक है। तो कितना आ गया जी 183, और दूसरे को क्या कर देना है इग्नोर, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट भी उठा लो, यानी जो फिगर्स उठती जा रही हैं वो तो उठाए ना। जैसे 31 दिसंबर 22 या 1 जनवरी 23 का बैलेंस कितना है जी 580, प्रॉफिट 218, डिविडेंड ले गए थे, फिर इसको छोड़ दो और ये उठा लो। तो ओपनिंग हमें चाहिए होता है बस 580 है। अगर रीस्टेटमेंट हुई तो इसी को, अभी इसको नहीं लिखते, अभी मुझे, मैं सवाल ज़रा दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे, मैंने ध्यान से देखा नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब से खरीदी हुई है। वैसे कब से खरीदी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कब खरीदी थी 21 में, 21 में, तो मतलब 21, 22, 23, 24, हो 4 साल हो गए। तो ओपनिंग तो 2 बार आना है जी, शुक्र है जगह छोड़ दी थी, ठीक है। 1123, यहाँ पे क्या है जी 583। उसके बाद ये हो जाएगा रीस्टेट, तो देखेंगे फिर हम देखेंगे, ठीक है। इतना आसान टॉपिक है ना। हाँ, मुश्किल तरीन सवाल आपने कल किया है होमवर्क में और लेक्चर पार्ट बी में, मुश्किल तरीन सवाल जी। प्रॉफिट है 218 और प्रॉफिट है 196, 218 और 196, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, इसको इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, बस अब हमारी एडजस्टमेंट्स रह गए। इट वॉज आइडेंटिफाइड, अच्छा मैं तो कहता हूं फिर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं अगर पीरियोडिक में चल रहा है तो, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो उससे, वैसे एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो वर्किंग वन, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट 2023 है और 2024, ये फिर आसान लगता है आपको तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने इसकी एंट्री कराई थी, जैसे बोला नहीं है ऐसे ही, बहरहाल ऐसे भी सही है वैसे भी सही है। अब क्लोजिंग स्टॉक 2023 वाली चीजें बिकी थी, 2023 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं हुआ था गलती से, गलतली, ठीक है। तो 28 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक 2023 का क्या करेंगे अब हम, अब वो बैलेंस शीट में भी डिक्रीज करना है, वो तो रीस्टेटमेंट होगी पर वो हम बना नहीं ना रहे, टेंशन कोई नहीं है। तो डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2023 कितने से 28, और इसका इम्पैक्ट 24 पे भी पड़ना ही होता है, आपको पता है। बस कहानी खत्म हो गई है। इसी को मैं एंट्री की फॉर्म में पता है कैसे कर रहा था, मैं कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर, तो कम ही कर रहा है, ठीक है। फिर इसी ने क्लोजिंग ने अगले साल ओपनिंग बनना था तो उसी का इम्पैक्ट उलट भी हो जाना था, पर चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब वेयर इज माई लाल, यू ऑल आर माई लाल बट सम आर नीलाज एंड पीलाज ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे आए तो प्रॉफिट 2023 का 28 से और 2024 का बढ़ गया। सो इजी, चीजें आती हो तो सो वेरी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको भी कर लो यार फटाफट, नमाज पे भी जाना है पता है आपको, हैं जी। हाय हाय, कहानी चलेगी 21 से, 21, 22, 23, 24, लंबी कहानी है। वर्किंग नंबर 2, 21, 22, 23, 24, उम्मीद तो बड़ी है ऐसे पूरा हो जाना चाहिए, अब अल्लाह करे हो जाए। लें जी,
हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या उसको पीपीई में ट्रांसफर किया है या उसकी रिकॉर्डिंग में कोई मसला आया है? ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट जो हुआ था वो सही हुआ था, उसको तो नहीं छेड़ना ना। मसला किस में है? पुराना मॉडल है कॉस्ट, उसमें करते आए थे डेप्रीसिएशन, उसको उल्टा दें। डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। मैंने कहा था इस टॉपिक में डायरेक्ट ही कर दिया करो, ठीक है ना। तो उलट करेंगे तो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रीसिएशन साल ही नहीं लिखे होते हैं, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। जान दो पाए नजर। अब ये निकालनी है बस। वो तो IAS 16 में आप लेफ्ट हैंड का काम है डेप्रीसिएशन निकालना, इतनी सादी सी। उसके बाद क्या होना है जी? चूंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए, तो फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ पे जाता है? अब वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी, इसलिए उसके लिए ज़रा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम अपनी डेप्रीसिएशन उल्टा लें। क्या ख्याल है? कहता है इट वॉज डिसाइडेड to change measurement basis of investment property from cost model to fair value model to provide more relevant and reliable information. The only investment property owned by VL is a building purchased on 1st April 21 at a cost of 750, ठीक है। लेकिन इसका 30% लैंड है तो 60%, 70% बिल्डिंग हो गई। डेप्शन 5% रिड्यूसिंग बैलेंस से चार्ज करते आ रहे हैं और इज इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट, मतलब इस साल की भी डेप्शन चार्ज हो चुकी है। वो तो वैसे भी हम इस टॉपिक में ये अज्यूम करते हैं कि ड्राफ्ट बन चुका है तो सब कुछ हो चुका है। उसने ऊपर लाइन भी लिखी हुई है कि ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट, स्टिल वो कह रहा है कि इस साल के ड्राफ्ट में भी एक्सपेंस शामिल है। फिर फेयर वैल्यू की बात करेंगे बाद में। तो एक छोटी सी वर्किंग हमारी होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, चूँकि हम डायरेक्ट फिर ज़रा जल्दी से नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नंबर 3 ओपन की। यकम अप्रैल है ना 2021, 22, 23, 24, तो यकम अप्रैल 2021 आप कॉस्ट ले लें 750 का, क्योंकि हमें डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग चाहिए ना, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट लिखो, बस उसको डेप्सिट करके फिगर निकाल लो अपनी, ठीक है। सही है? अच्छा जी, 525। उसके बाद ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 21 आया होगा तो 525 इंटू आंसर 20 कर लूँ? अपना सवाल है, क्या है? ठीक है ना, सोल्यूशन आप देख लेना फिर बाद में। 505 फिर 31 दिसंबर 2022 डेप्रीसिएशन डायरेक्ट करते जाओ। चलो एक बार और लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 505 का 5% जी 25, डायरेक्ट बोलो बस 480। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 की डेप्रीसिएशन 420 कम होती जा रही है पहले साल, चूंकि साल पूरा नहीं था इसलिए जी 456। उसके बाद आखिरी 23। आप निकालो, मैं तो निकाल रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे डेप्शन चाहिए थी, ओके। तो वर्किंग नंबर 3 से हमें डेप्रीसिएशन मिल गई। इसको उल्टा दो, क्योंकि पुराने मॉडल में तो ये ठीक था, डेप्रीशिएट ही करते हैं, नए में ये कोई रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी नहीं है कि रीवैल्यू भी करेंगे और डेप्रीशिएट भी करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है। अगर फेयर वैल्यू पर जाना है तो फिर डेप्रीसिएशन नहीं है, तो उल्टी कर दिया आपने डेप्रीसिएशन जी। 20, 25, 24 और 23। ये पर्चे में ना इस स्पीड से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तेज़ी से काम करना है। जो काम आता है वो बना के ना करने लग जाया करो। किसी मुश्किल सवाल में टाइम ज़ाया भी होना होता है। पहले सवाल से स्पीड खिंच के रखनी है, फुल स्पीड, चला हुआ पेन लेके जाना है। पहले भी बताया है, एंड में भी बताता हूँ इंशाल्लाह दोबारा, ताकि जाते जाते भी बात याद रखो। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की
फेयर वैल्यू, उसने कहा है जी पहले साल के एंड पे 770 है, फिर 805, फिर 790, फिर 815। अब अच्छा है लेजर बना लो, तेजी से निकल जाएगी, वर्किंग है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 4, बिल्कुल कहानी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, बस आपकी वर्किंग है। फेयर वैल्यू मॉडल अगर होता तो क्या होता। अब जी 1 अप्रैल को आपने इसको खरीदा, मैं 1 अप्रैल शैप्रल नहीं लिखा जी, बताओ जी। कैश 525 ना, हाँ प्लीज ये गलती नहीं करनी थी। सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन की वैल्यू नहीं उसने दी हुई, पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पूरी वैल्यू लो। डेप्रिसिएशन के लिए अलग किया था उसको, कितना। अब ईयर एंड आया पहला वाला 2021 वाला, तो उस 2021 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 770। तो क्या आ गया जी, गेन आ गया। तो 20 का गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट। पीएनएल नहीं लिख रहा था, गेन है, आपको पता उधर ही जाता है जी। 2020 हो गया। अगला साल ब्रॉड डाउन 770, 2022 का क्लोजिंग, फिर गेन है। अच्छा गेन नहीं निकाला आपने इधर, बैलेंसिंग बता तो देते। 20 था, अब गेन कितना आ गया, 30। ऐसे वर्किंग करनी है आपने फटाफट, डेटा शेटा क्यों लिखनी है आपने, वो तो ब्रैकेट में कर सकते हैं आप, मैं तो कह रहा हूँ चलो ज़रा रिस्क ना लो। अब 35 से फिर गेन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 30, वर्किंग का रेफरेंस दे देना आप 4, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आ रहा है। ओपनिंग 805, 790, ओए कोई बात नहीं, कभी कभी लॉस भी आना चाहिए। 2023 का एंड है, कैरी डाउन फेयर वैल्यू रखना है कितना जी, 790। तो 15 रुपए का क्या आ गया, फेयर वैल्यू लॉस। एंट्री होगी फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 15। फिर जी ओपनिंग आ गया 790, फिर गेन आ गया कितना जी, ये कितना 815। तो 25 का क्या आ गया जी, फेयर वैल्यू गेन। तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोबारा डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से, ये तो बस मैंने रिवीजन ही कराई है भाई, सवाल में तो जान ही कोई नहीं थी। अब एक्सपेंस पहले तरतीब से चलो, 21 और 22 को कहाँ लेके जाना है, ओपनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्लू दें यार, बिल्लू उस्ताद, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, वैसे वो अलग कर देता है, प्रायर ईयर एरर करेक्शन में प्रायर ईयर चेंज, लेकिन मैंने प्रायर ईयर एडजस्टमेंट लिखवा के जान छुड़ाई हुई थी, ठीक है ना। तो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट क्या है जी, प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट क्या है जी। अब एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम तो प्रॉफिट जाएगा बढ़ 20 से, फिर गेन इनकम बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, बैलेंस शीट को छोड़ो, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़, इनकम बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, तो दोनों ही बढ़ 25 और 35 से बढ़ कर दिया आपने, ठीक है जी। अब बस 23 तक 22 तक की बढ़ इधर आ गई, और टोटल बता दो 100, ठीक है। उसके बाद जी क्या हो गया यार, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़ कितने से, 24 से, और लॉस बढ़ तो प्रॉफिट कम कितने से, 15 से। वर्किंग का रेफरेंस दे देना खुद ही। अब नेक्स्ट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम तो प्रॉफिट बढ़ कितने से, और गेन बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, तो ये दोनों फिर बढ़ आ गए जी, कहानी खत्म हो गई है जी। हाँ जी फरमा दें, सही प्रॉफिट
इड्डी वड्डी चेनी कुड़ी बनाइए, निकले कुछ नहीं जी। 199 और उसके बाद 272, ये 680 हो गया। वो कर देता हूँ अब एक ही दफ़ा। 971। अब बताओ कितने नंबर का सवाल है? तो एक आधा नंबर इधर भी पड़ा हुआ है, इधर रीस्टेटेड लिखने में। ठीक है जी, तो पार्ट 3 को कर दें जी यहाँ पे क्लोज। नमाज पढ़ के आते हैं इंशाल्लाह। अब वॉल्यूम 1 शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।